ठीक है, चलते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफसाना, पर रिपीट कर देता हूँ मैं कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया। मैं रिपीट कर देता हूँ कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया। मतलब मुख्तसर अफसाना जो है उर्दू में कहाँ से आया, तो वेस्टर्न लिटरेचर के से मुतासिर होकर उर्दू में मुख्तसर अफसाना वजूद में आया। और उसके बाद अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। अफसाना एक छोटी सी कहानी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही नशिस्त में पढ़ सकते हैं। अफसाना एक छोटी सी कहानी होती है जिसको हम एक ही नशिस्त में बैठ करके हम पढ़ सकते हैं। दास्तान, नावल, ये सब जो है कई कई दिन लग जाता है, लेकिन मुख्तसर अफसाना जो है वो हम एक ही साथ बैठ करके, एक ही नशिस्त में बैठ करके हम पढ़ सकते हैं। उर्दू में अफसाना का आगाज़ कब से हुआ, तो उर्दू में अफसाना का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। उर्दू में अफसाना का आगाज़ 20वीं सदी के इब्तिदा में हुआ। उर्दू में मुख्तसर अफसाना का आगाज़ कब से हुआ, 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है, तो उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा है। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है, उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं मुशाबिहत है प्रेमचंद में और नसीर और खदीजा में, लेकिन हमारे सिलेबस में नसीर और खदीजा दिया हुआ है, तो हम लोग नसीर और खदीजा के बारे में ही जानेंगे। ठीक है। उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा है जो 1903 में शाये हुआ। कब शाये हुआ, 1903 में शाये हुआ। नसीर और खदीजा कब शाये हुआ, 1903 में शाये हुआ। नसीर और खदीजा कब शाये हुआ, 1903 में शाये हुआ। और इसके लिखने वाले कौन है, राशिदुल खैरी। नसीर और खदीजा के लिखने वाले कौन है, राशिदुल खैरी। नसीर और खदीजा के लिखने वाले कौन है, राशिदुल खैरी। ये कब शाये हुआ, 1903 में। कब शाये हुआ, 1903 में। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा 1936 में हुई। ये मैं पढ़ा चुका था, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रिपीट कर ले रहा हूँ। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा कब हुई, तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा 1936 में हुई। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा कब हुई, 1936 में हुई। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ था, 1936 में हुआ था। और पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की सदारत में हुई। पहली जो इसकी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कहाँ हुई थी, लखनऊ में। कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी भाई, लखनऊ में हुई थी। और मुंशी प्रेमचंद इनकी सदारत कर रहे थे। मुंशी प्रेमचंद क्या कर रहे थे, इसकी सदारत कर रहे थे। तरक्की पसंद तहरीक के बानी कौन है, तरक्की पसंद तहरीक के बानी है सज्जाद ज़हीर। तरक्की पसंद तहरीक के बानी कौन है, सज्जाद ज़हीर। और इसके जो सदर हैं वो मलिक राज आनंद है। सदर कौन है, मलिक राज आनंद हैं। एक मरतबा, ये दूसरी मरतबा रिपीट हो गया, फिर मैं एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरबी अदब से मुतासिर होकर के आया। अफसाना एक ऐसी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। उर्दू में अफसाना का आगाज 20वीं सदी में हुआ। उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा माना जाता है और ये 1903 में शाये हुआ। राशिदुल खैरी ने लिखा है। नसीर और खदीजा को किसने लिखा, राशिदुल खैरी ने। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा कब हुई थी, तो तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा 1936 में हुई है। और पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की सदारत में हुई थी। तरक्की पसंद तहरीक के बानी कौन है, तो तरक्की पसंद तहरीक के बानी सज्जाद ज़हीर है और इसके सदर मलिक राज आनंद थे। इसके मलिक राज आनंद थे। अब ये दूसरा टॉपिक है भाभी जान, इसको हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अफसाना के बारे में मुख्तसर जान लिया। सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि अफसाना किसे कहते हैं, तो मैंने जितना पॉइंट लिख दिया वो पॉइंट आप 5 सेंटेंस में आराम से लिख सकते हैं। उसको बड़ा चढ़ा करके भी आप लिख सकते हैं।
ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं भाभी जान को। तो भाभी जान के लिखने वाले कौन है? सुहेल अजीमाबादी। भाभी जान अफसाना है जिसके लिखने वाले कौन है? सुहेल अजीमाबादी। सुहेल अजीमाबादी के बारे में मुख्तसर तारुफ जान लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल इसमें से आता है, पूछ लिया जाता है कि सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था, या सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था, तखल्लुस क्या है, पैदाइश क्या है, उसका ख़ानदानी ताल्लुक़ क्या है, उसके वालिदा कब इंतकाल कर गए, उसकी परवरिश किसने की, आबाई वतन क्या था, इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, ये सब सारी चीज़ें बताए पूछा जाता है। और हमें सवाल से क्या लेना देना, नॉलेज हो जाएगा तो सवाल हम खुद से ही हासिल कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो हम सुहेल अजीमाबादी के बारे में मुख्तसर जान लेते हैं कि सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था। सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था? सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सैयद मुजीबुर रहमान था। ये भी सुहेल अजीमाबादी का बचपन का नाम क्या था? तो सैयद मुजीबुर रहमान। ये भी सवाल इस तरीके का सवाल आता है कि सुहेल अजीमाबादी का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। तखल्लुस सुहेल, क्या करते थे ये तखल्लुस? सुहेल। मैंने कल बताया था कि तखल्लुस किसे कहते हैं, तो तखल्लुस के बारे में मैंने कल बताया था। तखल्लुस के बारे में सवाल आता है, कम से कम एक या दो तो सवाल आता ही है। तो तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर अपना छोटा सा नाम अपने अशआर में इस्तेमाल करता है, या ज़ाहिर करता है, या पेश करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। चलिए, हम लोगों ने जाना कि सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है। तो सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, तखल्लुस सुहेल है। तखल्लुस क्या है? सुहेल है। अब आते हैं पैदाइश पे। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई? सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 में हुई। कब हुई? 1911 में। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 में हुई। कहाँ पे पैदा हुए वो? तो पटना में। सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? तो सुहेल अजीमाबादी 1911 में पटना में पैदा हुए। ख़ानदानी ताल्लुक़, इनके ख़ानदान कैसे थे? इनके ख़ानदान कैसे थे? गरीब थे, मालदार थे, ज़मींदार थे, या क्या थे? तो सुहेल अजीमाबादी के ख़ानदान कैसे थे? ज़मींदार थे। कैसे थे? ज़मींदार थे। ख़ानदानी ताल्लुक़ इनका है, सुहेल अजीमाबादी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सुहेल अजीमाबादी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? तो एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सुहेल अजीमाबादी का असल नाम के बारे में जान गया कि सैयद मुजीबुर रहमान है। तखल्लुस क्या है? तो सुहेल है। पैदाइश 1911। कहाँ हुई? तो पटना में। कहाँ हुई भाई? पटना में। मरफूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाहिद राज साहब, मिनहाज साहब, निदाए ज़मीर, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ा है। अब सुहेल अजीमाबादी का वालिदा कब इंतकाल कर गया? सुहेल अजीमाबादी के वालिदा, वालिदा मतलब माँ होता है, वालिद बाप, वालिदा माँ। जब सुहेल अजीमाबादी 1 साल के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। सुहेल अजीमाबादी जब 1 साल के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। अब है कि इतना छोटा सा बच्चा, इनकी माँ इंतकाल कर जाती है तो इसकी परवरिश तो किसी को करना ही है, नहीं तो बच्चा लावारिस हो जाता है। तो परवरिश जब उनके वालिदा, इनकी परवरिश किसने की? जब सुहेल अजीमाबादी के वालिदा साहब इंतकाल कर गए तो उनकी परवरिश किसने की? तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया तो उनकी परवरिश नानेहाल में हुई। उनकी परवरिश कहाँ हुई? नानेहाल में हुई। जब सुहेल अजीमाबादी के वालिदा इंतकाल कर गई, जब सुहेल अजीमाबादी 1 साल के थे तो उनके वालिदा इंतकाल कर गए थे, तो उनकी परवरिश किसने की? तो उनकी परवरिश नानेहाल में हुई है। उनके आबाई वतन कहाँ है? उनके आबाई वतन कहाँ है? तो उनके आबाई वतन शाहपुर भदौल। शाहपुर भदौल में पटना ज़िला में वाक़ है। शाहपुर भदौल जो कहाँ पे है? पटना ज़िला में वाक़ है, वहाँ पे इनकी आबाई वतन है। अब सुहेल अजीमाबादी ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तो सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम शाहपुर भदौल पटना में हुई।
सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम शाहपुर भदवल पटना में हुई। अब सुहेल अजीम आबादी ने मुलाजिमत भी इख्तियार किया था, और मुलाजिमत कहाँ कहाँ इख्तियार किया वो देखते हैं। मुलाजिमत मतलब होता है जॉब, नौकरी, काम। सुहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। सुहेल अजीम आबादी ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। सुहेल अजीम आबादी ने किस चीज़ की मुलाजिमत इख्तियार की? तो सुहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। और इस मुलाजिमत के सिलसिले में, ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत के सिलसिले में उन्होंने कहाँ गया? तो वो गए दिल्ली गए। कहाँ गए भाई? दिल्ली गए। इस मुलाजिमत के सिलसिले में वो कहाँ गए? दिल्ली में गए। फिर दिल्ली से उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर में हो गया। वहाँ से वापस आकर फिर पटना चले गए। सुहेल अजीम आबादी ने मुलाजिमत कहाँ किया? तो सुहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। इस मुलाजिमत के सिलसिले में वो कहाँ गए? तो इस मुलाजिमत के सिलसिले में वो कहाँ गए? दिल्ली गए। फिर वहाँ से श्रीनगर कश्मीर गए। फिर वहाँ से वापस कहाँ आ गए? पटना आ गए। सुहेल अजीम आबादी ने एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। सुहेल अजीम आबादी ने एक रोज़नामा अखबार साथी का एक इजरा किया। ये सवाल आता है कि सुहेल अजीम आबादी ने एक रोज़नामा अखबार का इजरा किया था, उसका नाम क्या है? सुहेल अजीम आबादी ने एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। अगर ये सवाल आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में कि सुहेल अजीम आबादी ने एक रोज़नामा अखबार का इजरा किया था, उसका क्या नाम है, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि सुहेल अजीम आबादी ने एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया था। और इन्होंने उर्दू की तरवीज व इशाअत के लिए छोटा नागपुर के अलावा, उन्होंने छोटा नागपुर में तो उर्दू की तरवीज व इशाअत की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत कहाँ किया? छोटा नागपुर में किया। छोटा नागपुर के अलावा इलाके में, छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम किया। सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए, सुहेल अजीम आबादी के हम कुछ अफसानवी मजमूए के बारे में जानते हैं कि सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए हैं। सुहेल अजीम आबादी के कितने अफसानवी मजमूए हैं? 3। 4 चेहरे, 4 चेहरे 1934। सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए कितने हैं? सवाल आता है कि सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए कितने हैं? तो सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए 3 हैं। सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए कितने हैं? सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए 3 हैं। 4 चेहरे, 4 चेहरे, ये कब शाये हुआ? 1934 में। कब शाये हुआ? 1934 में। दूसरा है अलाव, दूसरा है अलाव। तीसरा है आदमी के रूप, तीसरा है आदमी के रूप। सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए 3 हैं, 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। याद रखिएगा दोस्तों जी, याद रखिएगा, 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। सुहेल अजीम आबादी के एक नावल भी है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे, बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीम आबादी का एक नावल है जिसके नावल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे, बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम है, उसका वो है बेजड़ के पौधे। अब सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद, सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद कितनी है? 125। सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद कितनी है? 125। सुहेल अजीम आबादी का वफात, सुहेल अजीम आबादी वफात 1980 में हुई। सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई? 1980 में। पैदा कब हुए? 1911। पैदा कब हुए? 1911। पैदा कब हुए? 1911। कहाँ पैदा हुए? पटना में। सुहेल अजीम आबादी के खानदानी ताल्लुक कैसा था?
तो ज़मींदाराना था। कैसा था? ज़मींदाराना था। सुहेल अजीम आबादी का वालिदा का इंतकाल कब हो गया? तो जब सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। सुहेल अजीम आबादी की परवरिश किसने की? तो सुहेल अजीम आबादी की परवरिश उसके नानी ने की, ननिहाल में हुई। सुहेल अजीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई? सवाल आता है कि सुहेल अजीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई? नानिहाल में हुई। सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई? तो इब्तिदाई तालीम शाहपुर भदवल पटना में हुई। उन्होंने मुलाजिमत किस कहाँ कहाँ इख्तियार किया? ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत इख्तियार किया। इस मुलाजिमत के सिलसिले में वो कहाँ कहाँ गए? तो दिल्ली गए, फिर वहाँ से उसका तबादला हो गया श्रीनगर कश्मीर, फिर वहाँ से वापस पटना आ गए। सुहेल अजीम आबादी ने एक रोजनामा अखबार लिखा था जिसका नाम है साथी। जिसका नाम क्या है? साथी। साथी, इसको याद रखिएगा, सवाल आता है, याद रखिएगा। अब एक सवाल आता है कि उर्दू की तरवीज इशाअत के लिए सुहेल अजीम आबादी कहाँ गए? तो छोटा नागपुर। कहाँ गए? छोटा नागपुर। अफसानवी मजमूए की तादाद कितनी है? तो 3 है। सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद 3 है। कौन कौन सा है? 4 चेहरे। 4 चेहरे जो कि 1934 में शाये हुआ, अलाव आदमी के रूप। सुहेल अजीम आबादी के एक नावल है जिस नावल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीम आबादी का एक नावल है जिस नावल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद 125 है। सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद 125 है। सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई? सुहेल अजीम आबादी की वफात 1980 में हुई। सुहेल अजीम आबादी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारा मैंने आप लोगों के सामने रख दिया हूँ, आप लोगों को मैंने बता दिया हूँ। आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग इस पीडीएफ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको अभी इसी टाइम इसी वक्त सारा पॉइंट याद हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब हम भाभी जान से कुछ, भाभी जान का जो अफसाना है उस अफसाने में से कुछ पॉइंट को अलग किया हूँ और ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सारे पॉइंट में से क्वेश्चन बनते ही हैं। और अगर आप ये सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन हल करने में। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार क्या है? पूछा जाता है कि अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार क्या है? अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार रुकैया भाभी है। अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार क्या है? रुकैया भाभी है। अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार क्या है? रुकैया भाभी। अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार रुकैया भाभी। इतना मैं रिपीट कर दूंगा कि आपके दिमाग से कभी ये निकलेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बहुत गौर से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम अख्तर है। सवाल आता है, मैंने देखा है। ठीक है, आप लोग हल्के में ना ले ये सब पॉइंट को। तो रुकैया भाभी जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम अख्तर था। उसका नाम क्या था? अख्तर था। अख्तर अपने भाभी के पास क्यों आया था पता है? पता आप लोग को? नहीं पता? पता होना चाहिए। उसको एक लड़की से प्यार हो गई थी और उस लड़की से शादी करना चाहता था। उस लड़की से उसको मोहब्बत हो गई थी और उससे शादी करना चाहता था, जिस वजह से वह रुकैया भाभी को बोलने के लिए आई थी। लेकिन कुछ हालात ही ऐसा देखा कि बोल ही नहीं पाया बेचारा। ठीक है, तो रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या है? अख्तर है। उसका नाम क्या है? अख्तर है। अब है कि रुकैया भाभी जितने भी कमाते थे ना, सारा क्या करती थी? डोनेट कर देती थी। किसी के पढ़ाई में,
है ना। तो रुकैया भाभी सिम्मी नाम की एक लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। सवाल आता है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? तो शिम्मी। रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलता था तो अपना शौक पूरा करने के लिए क्या करती थी? ये सवाल आता है कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए क्या करती थी? तो रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखने बैठ जाती थी। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह शौक पूरा करने के लिए खत लिखने बैठ जाती थी। रुकैया भाभी को 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चरर थी। रुकैया भाभी एक कॉलेज में पढ़ाती थी जिसके एवज उनको कितना रुपया दिया जाता था? 400 रुपया। और एक लड़की को पढ़ाती थी जिसके वजह से उसको कितना रुपया मिलता था महीना का? 50 रुपया। कितना? 400 रुपया और 50 रुपया, कितना हो गया? 450। कितना हो गया? 450। रुकैया भाभी 400 रुपये माहवार पे एक कॉलेज में पढ़ाती थी, लेक्चरर थी, और एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी जिसके वजह से उसको क्या मिलता था? उनको 50 रुपये मिलता था। और ये सारा पैसा वो किसी को डोनेट कर देती थी, किसी के तालीम के खर्च में कर देती थी। एक पॉइंट आता है कि रुकैया भाभी ने सिम्मी के भाई की तालीमी कैरियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को फरोख्त कर दिया था। ये सवाल आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि रुकैया भाभी सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त कर दिया था? तो इसका जवाब यह होगा कि रुकैया भाभी ने सिम्मी के भाई की तालीमी कैरियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को फरोख्त कर सिम्मी के भाई के एमए इम्तिहान फॉर्म भरने के लिए दे दिया। ये था कि सिम्मी के भाई को एमए का इम्तिहान का फॉर्म भरना था, लास्ट डेट था, सिम्मी के पास पैसा नहीं था। वो आई रुकैया भाभी के पास, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। रुकैया भाभी ने उसे सवाल किया, वो बता नहीं रही थी। फिर समझ में आ गया तो इन्होंने क्या किया, इसके पास पैसे तो थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, सोने की चूड़ियों को फरोख्त कर सिम्मी के भाई के एमए के इम्तिहान भरने के लिए दे दिया। ठीक है भाइयों, ठीक है दोस्तों जी। रुकैया भाभी को एक सवाल आता है कि रुकैया भाभी के शोहर को बार बार सियासत क्यों जेल जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल जाना क्यों पड़ता था? ये सवाल आता है कि रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल जाना क्यों पड़ता था? तो रुकैया भाभी के शोहर को बार बार सियासत के लिए जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी के शोहर को बार बार सियासत के लिए जेल जाना पड़ता था। मरफूद साहब, खैरियत से हैं आप लोग सब? ठीक है, चलिए। नेट वगैरह काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत दिक्कत है नेट का, बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, तो अफसाना भाभी जान के जो जो मेन पॉइंट बनते थे मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको याद भी हो गया होगा, और आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार रुकैया भाभी है ना। रुकैया भाभी जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम अख्तर है ना। रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की का तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखने बैठ जाती थी, है ना। रुकैया भाभी को 400 रुपये कॉलेज में लेक्चरर थी उसमें मिलता था। 50 रुपया माहवार एक लड़की के पढ़ाने के लिए मिलता था, है ना। रुकैया भाभी ने शिम्मी के भाई की तालीम की कैरियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को फरोख्त कर सिम्मी के भाई के एमए इम्तिहान फॉर्म भरने के लिए दे दिया। रुकैया भाभी के शोहर को बार बार सियासत के लिए जेल जाना पड़ता था। ये सवाल बार बार आता है कि रुकैया भाभी के शोहर को बार बार सियासत के लिए जेल जाना पड़ता था। मैं
میں نے مترادف الفاظ کچھ لگایا تھا، آج بھی میں کچھ مترادف الفاظ کو لگا دیتا ہوں تاکہ ہمارا گرامر کا بھی سلیبس وہ کمپلیٹ ہو، تاکہ گرامر کے جو سلیبس ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا کمپلیٹ ہو سکے۔ تو مترادف الفاظ، مترادف میں نے سمجھایا تھا۔ جی مرفوض صاحب راجنیتی میں تھا اس لیے اس کو جانا پڑتا تھا۔ جی ضرور، راجنیتی میں تھا اس لیے اس کو کیا کرنا پڑتا تھا، بار بار، سیاست میں تھا، راجنیتی میں تھا اس لیے اس کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ مترادف کے معنی کیا ہے، ہم معنی لفظ۔ مترادف کا کیا معنی ہے، ہم معنی لفظ، ایک ورڈ ہے اس کا ہم معنی کیا ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں کو کیا کرتا ہوں، کچھ الفاظ ہیں اس کا مترادف الفاظ کیا ہوگا وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارا گرامر کا بھی سلیبس دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کمپلیٹ ہوتا جائے۔ فردوس عالم جی سر ابھی آئے ہیں آپ، چلیے کوئی بات نہیں ہے۔ تو عدل کا مترادف کیا ہوگا، عدل کا مترادف انصاف، بولتے ہیں نا عدل و انصاف، عدل کا مترادف کیا ہوگا، انصاف، عدل و انصاف۔ خوش و شاد، خوش و شاد، خوش کا مترادف کیا ہوگا، شاد، خوش کا مترادف کیا ہوگا، شاد۔ کمی، کمی کا قلت، کمی کا قلت، کمی کا کیا ہوگا، قلت، کمی کا کیا ہوگا، قلت، کمی کا مترادف کیا ہوگا، قلت۔ آپ لوگ، میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یاد ہو جائے۔ محنت، 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 محنت کا مترادف کیا ہوگا، مشقت، محنت کا مترادف کیا ہوگا، مشقت، محنت کا مترادف مشقت۔ محبت کا مترادف کیا ہوگا، شفقت، الفت، محبت کا مترادف کیا ہوگا، شفقت، الفت۔ سمجھ، سمجھ کا مترادف کیا ہوگا، بوجھ، سمجھ بوجھ، سمجھ بوجھ بولتے ہیں نا، سمجھ بوجھ بولتے ہیں نا۔ اب غور کا مترادف کیا ہوگا، فکر، غور و فکر، غور کا مترادف کیا ہوگا، فکر، غور کا مترادف کیا ہوگا، فکر۔ شرم کا کیا ہوگا، حیا، شرم کا مترادف کیا ہوگا بھائی، حیا، شرم کا مترادف کیا ہوگا، حیا۔ آسمان کا فلک، آسمان کا مترادف کیا ہوگا بھائی، فلک۔ ہاں، خوشی کا مسرت، خوشی کا فرحت و مسرت، خوشی کا کیا ہوگا، فرحت و مسرت، خوشی کا کیا ہوگا، فرحت، خوشی کا مترادف کیا ہوگا، فرحت و مسرت۔ آفتاب کا کیا ہوگا، یہ سوال میں نے دیکھا ہے کچھ دن پہلے ٹیسٹ ہوا تھا آپ لوگوں کا، اس میں میں نے دیکھا ہے کہ آفتاب کا مترادف کیا ہوگا، تو آفتاب کا مترادف یا تو خورشید ہوگا یا سورج ہوگا، خورشید، سورج، آفتاب کو مترادف خورشید، سورج۔ نوکر، جی مرفوض آج ٹھیک ہے نیٹ ورک، چلیے کرتے ہیں نا۔ مرفوض صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ لگا دیں آپ آبجیکٹ بھی لگا دیں یا کل کے لیے چھوڑ دیں، آبجیکٹو 25 ہے اس میں ٹائم لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نوکر کا چاکر، نوکر کا چاکر، نوکر کا چاکر، نوکر کا مترادف کیا ہوگا، چاکر۔ مشکل، مشکل کا مترادف کیا ہوگا، دشوار، مشکل کا مترادف کیا ہوگا، دشوار۔ موت، موت، موت کا ہوگا فوت، موت کا کیا ہوگا مترادف، فوت، موت کا کیا ہوگا مترادف، فوت، موت کا مترادف فوت۔ طور، دوسرے ایک لاسٹ ہے طور، طور کا کیا ہوگا، طریقہ، طور کا طریقہ، طور کا مترادف کیا ہوگا، طریقہ، طور کا مترادف طریقہ۔ ایک پوائنٹ اوپر ہے، سوال یہ آتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کس سے متاثر تھے، ایک کوشچن ہے کہ سہیل عظیم آبادی کس سے متاثر تھے، تو سہیل عظیم آبادی پریم چند سے متاثر تھے۔ سہیل عظیم آبادی کس سے متاثر تھے، سہیل عظیم آبادی پریم چند سے متاثر تھے۔ یہ تھے کچھ سبجیکٹیو ٹائپ پوائنٹ، یہ تھے کچھ سبجیکٹیو ٹائپ پوائنٹ۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو آپ لوگوں کے لیے میں معروضی سوالات آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن میں لگا دوں، اگر نہیں تو میں کل لگا دوں، آپ لوگوں کی مرضی، آپ لوگ جیسے بولیں گے میں ویسا ہی کر دوں گا۔ آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک گروپ بنا کے رکھا ہے، آپ لوگ اس گروپ میں جڑ سکتے ہیں
और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8510973042, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जी सर, ये ठीक है मरफूज साहब, कल ही लगा देंगे, कोई बात नहीं है। हनीफ साहब, हाँ आप लोग बोलें। जी जी आप लोग बोलें। आज थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी हो गया नेटवर्क की वजह से, कोई बात नहीं, कल लगा देंगे। अगर आप लोग अभी चाहें तो अभी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर आप लोग के पास टाइम हो तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप मेरा नंबर है, इसमें आप लोग कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन मिलेगा, पीडीएफ फाइल भी मिलेगा, पीडीएफ का कोई कॉस्ट नहीं है, पीडीएफ फाइल भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस नंबर से जोड़ सकते हैं, फ़ोन करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्टिव तो चाहिए, मैं दूंगा ही। आप लोग देख ही ला, आप लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत है, 25-26 ऑब्जेक्टिव है। 26 ऑब्जेक्टिव लगाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं कल ही लगा तो कल ही लगा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये थे कुछ सब्जेक्टिव टाइप, ये थे। जी 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 आज तो टाइम हो गया, हाँ आज तो टाइम हो गया जी, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे फ़ोन नंबर पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोग को परेशानी है वो बता दीजिएगा, और मुफीद मशवरों से मुझे ज़रूर नवाजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, वस्सलाम।